नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में हम मध्यकालीन भारत को देख रहे हैं। दोस्तों आज जो देखने वाले हम बंगाल विजय को देखेंगे, जो कि अंग्रेज़ों ने जो सबसे पहले जो विजय प्राप्त की थी उसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा बंगाल विजय के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते। दोस्तों आज हम पूरी इसकी एक समझ बनाएंगे इस पर, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा कि आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको पढ़ने के बाद। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखते तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये बंगाल अपन देखते हैं तो यहाँ पर ये बंगाल पूरा हुआ करता था, जिसमें बांग्लादेश भी आता था, जिसमें अगर देखें तो बिहार भी आता था, और बिहार से झारखंड अलग हुआ है तो बिहार इसमें था, तो झारखंड भी रहेगा, उड़ीसा भी था। तो लगभग यहाँ तक इसको मान सकते हैं ये पूरा बंगाल हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए हमने बताया कि मुर्शिद कुली खां है। मुर्शिद कुली खां यहाँ का सूबेदार हुआ करता था, और उसने संयुक्त रूप से, पूर्ण रूप से तो नहीं, संयुक्त रूप से इसको पृथक करने का निर्णय लिया था, और ढाका इसकी राजधानी थी। तो मुर्शिदाबाद में इसकी राजधानी ट्रांसफ़र कर ली थी। कौन? 1701 से 1727। कौन सा? तो मुर्शिद कुली खां। फिर मुर्शिद कुली खां का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसने अपने दामाद जो कि शुजाउद्दीन को 1727 में साम्राज्य सौंप दिया बंगाल का, और वो मर गया। तो 2739 तक कौन आया? तो वहाँ पर शुजाउद्दीन रहा। फिर 40 में सरफराज आया, और सरफराज के बाद में जो आता है वो अगला आता है अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां दोस्तों मुख्य यहाँ का सूबेदार था। अब इधर देखा जाए तो दोस्तों मैंने बताया कि फ़र्रुखसियर के दरबार में अंग्रेज पहुँचे थे, और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने मल्लम लगाया, तो उसका ठीक हो गया। तो फिर उसने 3000 की वार्षिक दर से बंगाल में उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब बंगाल की कंपनी भी क्या कर रही है? व्यापार कर रही है बंगाल में अंग्रेज की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांस की कंपनी भी क्या कर रही है, उसको भी व्यापार की अनुमति मिल गई। तो जो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां दूर से ही देख रहा था, उसको लग रहा था कि भाई ये ऐसी यूरोप की कंपनी ऐसी रहती है जिसको अगर छेड़ा ना जाए तो शायद देते, छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेगी, इससे दूर ही रहो। तो वो उनसे क्या करते थे, सिर्फ टैक्स वसूल करता था, और व्यापार करने की उसने अनुमति दे रखी थी। अब अलीवर्दी खां क्या करता है दोस्तों, 1740 से 56 तक उस क्या है कि टैक्स नहीं दिया उसने। पहले क्या किया कि मुग़लों को अपना पूर्ण रूप से क्या रहा, दिल्ली में अपना केंद्र मानता रहा, और कहा रहा कि बंगाल एक राज्य की तरह तुम्हारे अंडर है। लेकिन जैसे ही 1740 में उसका अलग हुआ, और उसके कुछ वर्षों बाद उसने स्वतंत्र बंगाल की घोषणा कर दी कि बंगाल एक अलग साम्राज्य, ये मुग़लों के अधीन नहीं है। दोस्तों ये स्वतंत्र करता रहा, तो 1740 से 56 तक वो अपना राज चलाता रहा। लेकिन 56 में जैसे उसकी मृत्यु होती है, तो उसके मृत्यु के अंतिम समय में उसका जो 3 पुत्रियाँ रहती थी, एक की शादी पटना में हुई थी, एक की पूर्णिया में और एक की ढाका में। तो सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को वो शासक बनाकर, नवाब बनाकर मर गया। अब वो 24 वर्ष का थे सिराजुद्दौला। इस समय अगर देखा जाए तो परिवार में कलह की स्थिति, एक दूसरे में जलन की भावना थी, क्योंकि दोस्तों उस समय राज्य पद को काफ़ी महत्व दिया जाता था। परिवार में सबको लगा कि भाई इसको क्यों बनाया, इसको बना दिया जाता है, ये ज़्यादा योग्य, उसको बना दिया जाता है। तो परिवार में भी जैसे सिराजुद्दौला को नवाब बनाया, घर में भी कलह की स्थिति, तनाव की स्थिति थी। दोस्तों ये बात अंग्रेज़ों को पता चल रही थी धीरे धीरे कि सिराजुद्दौला के नवाब बनने से ये खुश नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों उधर होता क्या है कि सिराजुद्दौला अपना पद कर रहा है, अपना नवाब का पद पर बैठा हुआ है। इधर क्या है कि जो बंगाल में जो रह रहे थे फ्रांस और अंग्रेज, वो क्या है किलेबंदी करना शुरू कर देते। किलेबंदी करना यानी दोस्तों जहाँ रहते थे वो आसपास से ऐसी दीवार बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चलती है तो वो सेना भेजता है, और सेना भेजता है तो फ्रांसीसी तो किलेबंदी करना बंद कर देते, अंग्रेज किलेबंदी करना जारी रखते हैं। तो क्या है, उनको पकड़ कर खदेड़ कर बाहर निकाल लिया जाता है। तो फिर वो सूचना भेजते हैं कहाँ पर, जो उनका मेन बॉस था क्लाइव, गवर्नर के पास, वहाँ उनको भेजा जाता है। तो ये घटना होती है। दूसरा दोस्तों, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन क्या होता है, दोनों के बीच एक संधि होती है।
युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इस घटना के बाद। फिर एक संधि होती है, उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि, जिसको अलीगढ़ जो तो कोलकाता है वर्तमान में, उसका नाम अलीनगर हुआ करता था, तो उसकी संधि होती है। उस संधि में बताया जाता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच कि तुम तुम्हारा कार्य करोगे और हम हमारा व्यापार करेंगे, दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो बोले ठीक है। इसके बाद में होता क्या है कि अंग्रेज क्या करते हैं कि उस पर आरोप लगाते हैं सिराजुद्दौला कि तुमने अलीनगर की संधि का मतलब विरोध किया है, उसका पालन नहीं किया है, इसलिए हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध करेंगे, युद्ध की घोषणा की जाती है। लेकिन इसके पीछे दोस्तों तर्क ये दिया जाता है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था हालवेल। तो हालवेल क्या करता है कि 1740 में सॉरी दोस्तों 1756 में 20 जून 1756 को एक व्यक्ति था हालवेल, उसका ये कहना था कि जो सिराजुद्दौला है वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है। क्यों बुरा व्यक्ति है? क्योंकि उसने एक कोठरी थी बहुत छोटी सी एक कोठरी, उस कोठरी में क्या किया उसने 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया, बंदी बना लिया। और जब अगले दिन देखा सुबह तो सब मर गए, सिर्फ 23 ही जिंदा निकले। उसमें ये घटना भी शामिल है। तो दोस्तों ये कहना है हालवेल का। अब हालवेल के अलावा इस घटना को किसी ने देखा ही नहीं, तो इसमें आप तर्क वितर्क हो सकता है कि हालवेल झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। ये भी हो सकता है कि वो युद्ध का बहाना चाहिए उनको सिराजुद्दौला को युद्ध करने के लिए। अब दोस्तों उनको बहाना क्यों चाहिए था, ऐसा युद्ध करना ही क्यों चाहते अंग्रेज, सिर्फ छोट कम संख्या उनकी, और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब से युद्ध क्यों करना चाहते? क्योंकि उनको एक मिल गया था, एक हथियार मिल गया था। क्या हथियार मिला था कि जो बहुत बड़ी सेना थी जिसका नाम जो मीर जाफ़र जो सेना को संभालता था, जो बंगाल की सेना, वो उससे मिल गया था। अब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने बताया कि हम तुमको क्या बना देंगे, हम तुमको सेनापति बना लेंगे, हमारी सेना हमारी तरफ आ जाओ, तुम इतने साल से सेनापति के पद पर कार्य कर रहे हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम हमारे इधर आ जाओ, हम जैसे हम युद्ध जीतेंगे तुमको राजा नवाब बना देंगे। वो आ गया। फिर एक दीवान था राय दुर्लभ जो दीवानी कार्य देखता था, एक बैंकर था अमीर चंद, और एक व्यापारी था जगत सेठ। इन सबको इकट्ठा किया जाता है, और जो उसकी मौसी घसीटी बेगम वो भी काफ़ी नाराज सिराजुद्दौला से, तो ये सब मिल जाते हैं। अब अंग्रेज़ों को शक्ति मिल जाती है, तो वो वहाँ जाते हैं सिराजुद्दौला के पास, नवाब के पास, और बोल देते तुमने अलीनगर की संधि का क्या क्या है पालन नहीं किया है, तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। अब सिराजुद्दौला यकीन नहीं होता कि छोटे से अंग्रेज, जरा से अंग्रेज हमारे कैसा मुकाबला करेंगे। तो बोले ठीक है। फिर 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को क्या होता है दोस्तों, दोनों के बीच युद्ध होता है। और इधर रॉबर्ट क्लाइव उसका नेतृत्व करता है अंग्रेज़ों का, और इधर करता है मीर जाफ़र। लेकिन दोस्तों मीर जाफ़र क्या है कि पहले ही मिल चुका था, तो नवाब तो क्या है महल में बैठा है, अब सेना लेकर गए, तो मीर जाफ़र ने क्या किया, युद्ध का आदेश ही नहीं दिया सेना को। अब सेना तो सेनापति के आदेश पर ही पालन करती है, अब सेनापति ने तो आदेश दिया ही नहीं, तो फिर क्या हुआ, युद्ध हुआ ही नहीं। लेकिन दो छोटी छोटी सेना टुकड़ी थी जिनका नाम था मीर मदान और मदन लाल जो थे, उन्होंने युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। अब मीर जाफ़र ने धोखा दे, युद्ध हुआ ही नहीं। फिर क्या हुआ, इधर से 500 सैनिक मरे बंगाल के, और जो इधर मरे अंग्रेज़ों के वो 65 मरे। फिर जब नवाब को पता चला सिराजुद्दौला को, तो यह क्या हुआ, भागा, तो उसके पुत्र जो मीर जाफ़र का पुत्र था मीरन ने उसको हत्या कर दी। 1757 से संयुक्त रूप से दोस्तों क्या हुआ कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। ठीक, अब होता क्या यहाँ से कि जनता के सामने डायरेक्ट तो अंग्रेज बैठ नहीं सकते, जनता क्या करे, विरोध कर दे, तो उन्होंने नवाब के पद पर किसको बिठाया, मीर जाफ़र को बिठाया। ठीक, मीर जाफ़र को नवाब के पद पर बिठाया। 1757 से 1760 तक नवाब के पद पर बैठाया, और गवर्नर के पद पर जो बैठाया दोस्तों, क्योंकि नवाब तो दिखाने के लिए साथी, जनता की जितनी भी समस्या है, क्या समस्या है क्या नहीं राज्य में, ये सारी समस्या कौन देखेगा, नवाब देखेगा। लेकिन जो गवर्नर हुआ करता था, जो सारे कार्य देखेगा, जैसे टैक्स वसूल करना, फौजदारी मामले, दीवानी मामले, ये कौन देखेगा, तो बंगाल का गवर्नर देखेगा। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों युद्ध जिताया था, उसको ही उसने क्या किया कि नवाब बना दिया। ये भी 1757 से 1760 तक ये भी क्या रहा, नवाब रहा। अब दोस्तों उधर होता क्या है कि इसको जैसे ही नवाब बनाया, इसको सब कुछ बोलने लगे कि भाई हमने क्या है तेरे को नवाब बना, हमारे इतने शेरिंग मारेगा, ये हो गया। दोस्तों ये सिर्फ कठपुतली बनकर रह गया, ये कुछ करता नहीं था, इसकी हिम्मत ही नहीं थी कि अंग्रेज़ों को मना करे।
ये सारा डिसीजन यही लेते थे, किसको सज़ा देना है, किसको नहीं देना है, टैक्स कितना वसूल करना है, कुछ भी करना है, जनता में क्या उसको भलाई के लिए क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर छोड़ दिया। बाकी सब ये करते थे और उससे जितना खजाना रहता था सब यही वसूल करते थे और मीर जाफ़र की हिम्मत होती नहीं थी कि हम मना करें, वो मना कर ही नहीं पाता था। और दोस्तों मीर जाफ़र क्या हुआ, अंतिम समय में अपने पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अब रॉबर्ट क्लाइव और ये काफ़ी येस करने लगे, इनको तो काफ़ी संख्या में पैसे आने लगे, सब कुछ सारा बंगाल इनका चलने लगा सब कुछ। और दोस्तों यहाँ क्या होता है, 60 में जब मीर जाफ़र देखते हैं कि इसमें कुछ बात नहीं रही तो मीर जाफ़र को राजगद्दी से हटा देते हैं। और फिर इसका आता है, वो आता है मीर कासिम, जो इसको दामाद हुआ करता था, वो आता है 60 से 63 तक, जो 1760 से जो आता है दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो 1760 से 63 तक इसका दामाद मीर कासिम आता है। और इधर देखिए तो एक बीच में आता है हालवेल, हालवेल 60 में चला जाता है। फिर आता है वेंसीटाट, वेंसीटाट आता है दोस्तों गवर्नर, वेंसीटाट आता है 60 से 1760 से 65 तक 5 वर्षों के लिए गवर्नर रहता है। और नवाब नेता मीर कासिम। नवाब दोस्तों उनके लिए बनाना जरूरी था क्योंकि जनता को लगना चाहिए कि व्यक्ति अपना व्यक्ति वहाँ पर नवाब है, नहीं तो अगर डायरेक्ट ये बैठ जाएंगे तो जनता विरोध कर देगी। तो दोस्तों काफ़ी मतलब समझदारी से ये काम करते थे, मतलब पर्दे के पीछे तो ये रहते थे लेकिन सामने ये रहता था, सारा काम ये करते थे। वेंसीटाट गवर्नर रहता है, मीर कासिम ये सबको देख रहा था क्योंकि उसने सुन रखा था कि ये क्या किया है। अब दोस्तों मीर कासिम जैसे ही नवाब बना वो पागल टाइप का नहीं था, वो समझदार था और काफ़ी उसमें राजनीतिक गुण थे, काफ़ी गुणी व्यक्ति था, काफ़ी समझदार था। जैसे ही नवाब बना उसने क्या किया, पहले मुर्शिदाबाद राजधानी हुआ करती, उसने राजधानी को ट्रांसफ़र कर लिया और सीधी राजधानी ट्रांसफ़र की कहाँ पर, मुंगेर। और मुंगेर में क्या किया, बम बनाने की फैक्ट्री खोल लिया, बम बन रहा है गुप्त तरीके से। अब अंग्रेज धीरे धीरे इसका पीछे करते हुए पहुँच गए। इसने दूसरा ये किया कि अंग्रेज पहले ये चाहते थे कि केवल क्या करें, हम ही व्यापार करें और भारतीय व्यापार जो करे उनको मना कर दिया जाए और ज़्यादा ही कुछ करे तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए कि भाई इतना टैक्स दो और व्यापार करो। तो मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेज़ों को बोला कि भाई तुम टैक्स नहीं देते हो, ठीक है कोई बात नहीं, और वो भारतीय व्यापार को भी टैक्स बंद कर देता है कि तुम भी टैक्स मत दो, जो होगा देखा जाएगा। दूसरा, टैक्स में अधिक से अधिक वृद्धि दर थी उसमें, तो टैक्स को भी कम कर देता है। तो इससे अंग्रेज काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारे इशारों पर तो चल ही नहीं रहा, हमने इसको बनाया। तो फिर अंग्रेज घबरा जाते हैं और 1760 में पटना कांड होता है। क्या होता है कि व्यक्ति था जिसका नाम था वो सेना लेकर आता है पटना कांड में एलिस को सेना लेकर आता है, सैनिक टुकड़ी, और मीर कासिम पर हमला कर देता है। मीर कासिम पर हमला करता है, मीर कासिम तलवारबाजी सब कुछ जानता था तो सबको मार देता है। अब उसको लगता है कि मेरी तो दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, मतलब अंग्रेज पानी सर से ऊपर हो चुका है और अंग्रेज अब मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि क्या हो, मीर जाफ़र की तरह ये भी हमारे सब पर कार्य करे, लेकिन वो तो इनके विरुद्ध कार्य कर रहा था सारा। तो वो चला जाता है सीधा दिल्ली। ये इधर क्या होता है कि 64 में फिर नवाब फिर बना जाते हैं इसके ससुर मीर जाफ़र को, ये इधर जाता है और इधर दिल्ली चला जाता है। वहाँ मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, उत्तर मुग़ल काल औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से 1857 तो उत्तर मुग़ल काल आता है। उसमें मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है कि कौन सा राजा कब आया उत्तर मुग़ल काल में, जिसमें उस समय अगर देखें तो अंग्रेज़ों का ज़्यादा योगदान था इतिहास में, उनका कम है। तो इसलिए जो आधुनिक भारत है वहाँ से अंग्रेज़ों के ऊपर ज़्यादा इतिहास हमको पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों उसमें अगर देखें तो शाह आलम द्वितीय था, जिसका अगर देखा जाए तो थर्ड राजा था। उसके बाद में दो और आते और फिर मुग़ल सत्ता ख़त्म हो जाती है 1857 की क्रांति तक। तो वह था 1758 से 1806 तक। तो ये जो युद्ध हुआ था ये जो आया था 64 में आया था। 64 में उसको बोला कि भैया ये ऐसे ऐसी बात है, और अंग्रेज काफ़ी हद तक काफ़ी पानी सर से ऊपर हो चुका और काफ़ी बंगाल को जीत लिया और दूसरे क्षेत्रों पर भी क्या अपना अधिकार करना चाहते हैं। तो मुग़ल सम्राट अपनी सेना लेकर आता है। बीच में यहाँ पर अवध पड़ता है, अवध को भी घेर लिया जाता है। अवध का राजा शुजा-उद-दौला था, उसको भी बोला कि भैया क्या भारत के राजा तो एक है, लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे करके सब राज्यों को जीतना चाहते हैं। तो वो भी सेना लेकर आता है और मीर कासिम में बीच में भी अपनी सेना बना लेता है। तो बिहार जो कि दोस्तों वर्तमान का बिहार और बक्सर हम देखें, जो पहला जो युद्ध है वो प्लासी में होता है, बंगाल में एक जगह है प्लासी, और जो दूसरा युद्ध है
बक्सर में होता है 22 अक्टूबर 1764 को, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो। इधर तीनों की सेना रहती है, शाह आलम द्वितीय, ये जो सिराजुद्दौला तो मर चुका है, ये शुजा-उद-दौला है जो अवध का नवाब है, उसके बाद में मीर कासिम, ये तीनों की सेना मिलकर लड़ते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है कि हेक्टर मुनरो की सेना जीत जाती है 1764 में, और यहाँ से क्या है कि मीर कासिम युद्ध में मारा जाता है। फिर युद्ध में मारा जाता है तो फिर दोनों के बीच संधि होती है। ऐसा कहा जाता है कि पहले अंग्रेज इससे शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिल चुके थे। अब दोस्तों इसके बाद में देखें तो 64 में मीर जाफ़र को फिर से राज नवाब के पद से हटाया जाता है और निज़ामुद्दीन को नवाब का पद दिया जाता है। 65 में इधर देखिए दो वैंसी टाट चला जाता है, और 65 से 67 तक फिर से कौन आ जाता है, रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है। ठीक, अब इधर देखें तो फिर संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। मैंने बताया कि जहाँ संधि होती है उसी जगह का नाम से संधि का नाम पड़ जाता है। तो इलाहाबाद की संधि होती है, उस संधि में तय किया जाता है, पहली संधि 12 अगस्त 1765 को होती है। इसमें तय किया जाता है मुग़ल सम्राट के, देखो जो बंगाल था वो तुम्हारे अधीन था, लेकिन अब हमको दे दो, तो बंगाल बिहार उड़ीसा जो संपूर्ण है वो हमको दे दो। इसके लिए हम तुमको क्या करेंगे, 26 लाख रुपए पेंशन देंगे, और जो कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र देंगे। तो वो मान जाता है, क्योंकि ऐसे भी औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या है, मुग़ल पूरी तरह कमज़ोर हो गए थे, वो साम्राज्य का विस्तार कर नहीं पाते थे। वो केवल चाहते थे कि हम जैसे हैं हम चल रहे हैं, वो हमको कोई विस्तार नहीं करना है। दूसरा कि उसके बाद में देखें तो मुग़ल सम्राट शुजा-उद-दौला के साथ जो संधि हुई उसमें 16 अगस्त 1765 को, उसमें तय किया गया कि भैया क्या तुम हमको 50 लाख रुपए दे दो और कलाड़ इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे दो। तो ये तय होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेज़ों ने कितनी समझदारी से कार्य किया कि उन्होंने उनको बंगाल चाहिए था, बंगाल मिल चुका है। जो उनको उसके लिए जो 26 लाख रुपए चाहिए थे वो शुजा-उद-दौला से लिए और इधर दे दिए, कड़ा इधर से लिया इधर दे दिया, दुश्मन को भी मार दिया, दोनों से व्यवहार भी बना लिया, बंगाल भी जीत लिया। दोस्तों ऐसे अंग्रेज थे। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि उसके 65 से पूरा बंगाल अंग्रेज़ों का हो जाता है, और अंग्रेज़ यहाँ से क्या होता है कि अकाल की स्थिति, भयंकर अत्याचार की स्थिति यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई था नहीं। तो 65 से 73 तक यहाँ पर आपातकाल, मतलब कि बहुत ही ख़राब स्थिति बंगाल की हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये गवर्नर रहते बंगाल के। 67 में क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है। फिर 67 से 69 जो आता है वो आता है वेरीलस्ट, और वेरीलस्ट के बाद में जो आता है वो 69 से 72 तक कार्टियर आता है। ठीक है दोस्तों, और 72 से फिर वारेन हास्टिंग। तो ये दोस्तों जितने भी मैंने बताया ये बंगाल के गवर्नर थे। फिर 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और रेगुलेटिंग एक्ट से क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ से इनका पद बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं आपको कि 1757 से क्या होता है कि 72 तक, 1772 तक अगर देखें तो यहाँ पर जो पद हुआ करता था वो गवर्नर का पद हुआ करता था, इसको गवर्नर बोला जाता, मतलब इनका पद कम था। फिर 73 से जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 से 1833 तक जो रहता है बंगाल का गवर्नर जनरल, उसमें जनरल जुड़ जाता है दोस्तों, बस बंगाल का गवर्नर जनरल। उस पद में क्या होता है, उनकी आकाश शक्ति बढ़ जाती है। फिर 1773 1833, फिर 1833 से जो पद होता है वो हो जाता है भारत का गवर्नर जनरल, मतलब पूरा भारत पर उनका राज हो जाता है। पूरा भारत पर तो नहीं होता दोस्तों, जब प्रांत रहते हैं जहाँ वो राज्य, वहाँ इनके पद, वहाँ इनका, और जो अस्थायी रूप से जहाँ राजा महाराज जो रियासतें हुआ करती थी वहाँ भारतीय राजा ही थे, लेकिन कंट्रोल इनका था दोस्तों। ये दो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो तरीके से राज कर रहे थे। जहाँ ये राज करते तो उसको बोला जाता है ब्रिटिश भारत, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में 1858 में जो अधिनियम आता है उसमें वायसराय का पद बनाया जाता है, जो 1947 तक रहता है, और उसके बाद में 1947 से फिर गवर्नर जनरल होता है, फिर 52 से ये पद राष्ट्रपति का पद हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में बंगाल को पूर्ण रूप से जीत लिया जाता है। उसके बाद में हम अगले वीडियो में और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।